हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा फाइनेंस के बारे में, जिनके थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। और ये बैन लगाया गया है हजारीबाग इंसिडेंट के बाद। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये हजारीबाग इंसिडेंट क्या था, और क्या जो महिंद्रा फाइनेंस के शेयर में इस बैन की वजह से गिरावट आई है, वो क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस शेयर को खरीदने की या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई महिंद्रा फाइनेंस करती क्या है, तो महिंद्रा फाइनेंस, जिसका कि पूरा नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की इसमें 52.16% की हिस्सेदारी है। इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है महिंद्रा फाइनेंस का, ये 24,600 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये भारत की एक बड़ी एनबीएफसी कंपनी है जो कि रूरल और सेमी अर्बन सेक्टर पे फोकस करती है। इनके अगर बिजनेस की बात की जाए तो प्राइमरली व्हीकल फाइनेंस लोन में है, जिसमें कि नई और पुरानी जो यूज्ड कार्स और गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर ये लोन देते हैं। इनके 1384 ऑफिसेज हैं 27 डिफरेंट स्टेट्स और 7 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में। और लगभग 8 मिलियन के आसपास इनके कस्टमर्स हैं। और अगर इनके लोन पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 33% इनके लोन जो जून 2022 का डेटा है उसके हिसाब से ऑटो और जो यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं उस सेक्टर में दिए गए हैं। ट्रैक्टर के 13% लोन, कार्स के 18%, जो कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं उनके 12%, प्री ओन्ड व्हीकल्स के यानी कि जो सेकंड हैंड गाड़ियां होती हैं उनके 16% लोन। और इसके अलावा ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लोन देते हैं, कुछ पर्सनल लोन भी देते हैं, तो हाउसिंग लोन वगैरह भी हैं। तो वो सभी मिला करके एक छोटा पोर्शन यानी कि 8% के आसपास है। और अब अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ये व्हीकल फाइनेंसिंग करते हैं, जिसमें कि ट्रैक्टर हो गए, यूटिलिटी व्हीकल हो गए, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सभी के लिए लोन देते हैं। फिर प्री ओन्ड व्हीकल यानी कि सेकंड हैंड जो व्हीकल होते हैं उनके लिए लोन देते हैं। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंसिंग करते हैं, पर्सनल लोन देते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये काम करते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकिंग करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस लोन देते हैं, म्यूचुअल फंड और एएमसी भी है इनकी, महिंद्रा मैन्यू लाइफ म्यूचुअल फंड के नाम से। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आरबीआई ने कल यानी कि 22 सितंबर को जो महिंद्रा फाइनेंस थर्ड पार्टी के द्वारा रिकवरी और रीपोजिशन एक्टिविटी करता है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये रिकवरी और रीपोजिशन एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस जब व्हीकल लोन्स देता है किसी व्यक्ति को, और अगर वो व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाता है यानी कि ईएमआई पे करना बंद कर देता है, तो ये व्हीकल को रिकवर कराते हैं। तो ये रिकवर कैसे कराते हैं? ये अपने कुछ एम्प्लॉयज को भेज करके कराते हैं, या कुछ थर्ड पार्टी यानी कि इनके आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट होते हैं और उसमें थर्ड पार्टी कंपनीज के द्वारा ये रिकवरी कराई जाती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी के द्वारा रिकवरी कराई जाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, उसके ऊपर आरबीआई ने बैन लगाया है। हालांकि आरबीआई ने क्लियर किया है कि भाई जो ये अपने एम्प्लॉयज के द्वारा रिकवरी या रिपोजिशन कराते हैं उसके ऊपर कोई भी बैन नहीं है। तो सिर्फ थर्ड पार्टी के द्वारा जो रिकवरी एक्टिविटी की जाती है उसके ऊपर बैन लगाया गया है। और ये टिल फर्दर नोटिस होगा, यानी कि आरबीआई जब दोबारा इस पे कोई डायरेक्शन नहीं जारी करता तब तक ये बैन लागू रहेगा। इसके अलावा आरबीआई ने इस स्टेटमेंट में यह भी मेंशन किया है कि कुछ सुपरवाइजरी कंसर्न्स ऑब्जर्व की गई हैं इनकी जो आउटसोर्सिंग एक्टिविटी की मैनेजमेंट है उसको लेकर के, इसलिए थर्ड पार्टी के ऊपर ये बैन लगाया गया है। हालांकि ये जो बैन है ये स्पेसिफिकली लगाया गया है क्योंकि 15 सितंबर को, शायद आपको याद होगा, जो झारखंड का हजारीबाग एरिया है वहां पे एक 27 वर्षीय प्रेग्नेंट महिला थी। वो एक ट्रैक्टर के नीचे आ गई थी क्योंकि उस ट्रैक्टर को जो रिकवरी एजेंट थे एमएनएम फाइनेंस के, वो जबरदस्ती लेकर के जा रहे थे। और इसी झपट में वो महिला है वो ट्रैक्टर के नीचे आ गई और उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा जो एनबीएफसीज होते हैं, हालांकि जब वो कोई भी डायरेक्ट सेल्स, मार्केटिंग या रिकवरी एजेंट हायर करते हैं तो वो थर्ड पार्टी होती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी एनबीएफसीज की होती है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली आरबीआई के परव्यू में नहीं आते। और इसको लेकर के कुछ लेंडर्स क्या कर रहे थे, वो कुछ एग्रेसिव एग्रीमेंट कर रहे थे अपने जो थर्ड पार्टी या आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनके द्वारा। और उन व्यक्तियों के द्वारा जो भी इनसे लोन लेते हैं उनको हरास किया जा रहा था, गलत बिहेवियर किया जा रहा था। तो ये सब देखा जा रहा था। इसके चलते पीछे भी आपको याद होगा 12 अगस्त को आरबीआई ने रिकवरी एजेंट के ऊपर ये बैन लगाया था कि भाई वो किसी भी बोरोअर को 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद शाम में कोई भी फोन नहीं कर सकते हैं।
और अब अगर बात की जाए कि भाई ये हजारीबाग इंसिडेंट क्या था, तो इस इंसिडेंट में 15 सितंबर को एक 27 वर्षीय प्रेग्नेंट महिला की डेथ हो गई थी, जब एक महिंद्रा फाइनेंस के जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट थे, ये इनका ट्रैक्टर जबरदस्ती लेकर के जा रहे थे, क्योंकि उसकी जो लोन की ईएमआई थी वो पे नहीं की गई थी, तो इसलिए जबरदस्ती लेकर के जा रहे थे। और इसी बीच में जो उस ट्रैक्टर के पहिए के नीचे इस महिला की डेथ हो गई थी। और ये जो महिला थी, ये मिथिलेश मेहता, जो कि एक डिफरेंटली एबल्ड फार्मर है, उनकी बेटी थी, और ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी। और इसके बाद 4 लोगों के अगेंस्ट मर्डर का केस भी रजिस्टर हुआ है, जिसमें कि वो रिकवरी एजेंट है जो कि उस ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा था, एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का मैनेजर भी है। टोटल मिलाकर के 4 लोगों के ऊपर मर्डर का केस रजिस्टर हुआ है। तो मिथिलेश मेहता, जो कि इस लड़की के फादर थे, उन्होंने बोला कि 15 सितंबर को इनके मोबाइल फोन पे मैसेज आया था महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से, जिनसे कि इन्होंने एक ट्रैक्टर के लिए 2018 में लोन दिया था, और इनका कहना है कि टाइम से ईएमआई पे कर रहे थे, फिर कोविड आ गया, उस वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। हालांकि इनका अग्रीमेंट हुआ था महिंद्रा फाइनेंस के साथ, और अल्टीमेटली इनके जो आउटस्टैंडिंग थे वो 1.3 लाख के थे, जिसको कि महिंद्रा फाइनेंस ने कहा कि आपको इमिडिएटली क्लियर करना पड़ेगा, और अदरवाइज ये इनका ट्रैक्टर लेकर के चले जाएंगे। तो ये जो ट्रैक्टर है उस टाइम पे नेशनल हाईवे जो 33 है, वहां पे एक पेट्रोल पंप के पास पार्क था। और जब मिथिलेश मेहता को ये पता लगा, वो फटाफट उधर गए और उन्होंने रिकवरी एजेंट से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ये ट्रैक्टर मत लेके जाइए, क्योंकि मैं आपको 1,20,000 रुपए इमिडिएटली देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो जो रिकवरी एजेंट थे, वो चाह रहे थे कि भाई पूरा अमाउंट, जो 1,30,000 यानी कि सिर्फ 10,000 का जो गैप था, उसको भी फिल किया जाए, यानी कि पूरा अमाउंट दिया जाए। लेकिन वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थे, वो रिकवरी एजेंट। और इस बीच में मिथिलेश मेहता की जो प्रेग्नेंट डॉटर है, वो भी वहां पे पहुंच गई, और इसी भागम भाग में वो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गई, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मैनेजमेंट है, उनका क्या रिएक्शन है इस इंसिडेंट पे, तो जैसे ही ये इंसिडेंट मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया गया था, तो अनीश शाह, जो कि महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करी थी। इसमें बोला था कि भाई हम इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा दुखी हैं, और जो हमारी थर्ड पार्टी की एक्टिविटी है, हम उसको एग्जामिन भी करेंगे, और इस बीच में जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी सपोर्ट की जरूरत है, वो पूरी तरह से ये सहयोग करेंगे। तो इन्होंने मैसेज किया था। इसके ऊपर जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी लिखा था कि दिस इज ए टेरेबल ट्रेजेडी, आई स्ट्रांगली सपोर्ट अनीश शाह स्टेटमेंट। इन्होंने स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था, और इन्होंने बोला था कि भाई हमारी जो सांत्वना है वो पूरी फैमिली के साथ है इस मुसीबत के समय में। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो ये डिसीजन लिया गया है आरबीआई के द्वारा इनकी थर्ड पार्टी एक्टिविटी को बैन करने का, तो क्या इससे महिंद्रा फाइनेंस को प्रभाव पड़ेगा? तो आज अगर इनके शेयर की बात की जाए, तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इनका शेयर लगभग 11% गिर चुका है इस इंसिडेंट के बाद। और इसके बाद कंपनी ने भी स्टॉक एक्सचेंज में एक फाइलिंग करी है, और उसमें बताया है कि इनकी जो रिकवरी और रिपोजिशन एक्टिविटी है, उसके ऊपर थोड़ा सा टेम्परली बेसिस पे दबाव पड़ेगा। नॉर्मली ये 4 से 5 हजार जो व्हीकल हैं रिपोजेस करते हैं, यानी कि जिसपे पेमेंट डिफॉल्ट हो जाती है, उनको वापस लेते हैं। और इसमें से कुछ व्हीकल थर्ड पार्टी एजेंसीज के द्वारा और कुछ इनके एम्प्लॉयज के द्वारा रिकवरी की जाती है। इन्होंने बोला है कि ये जो नंबर 4,000 से 5,000 व्हीकल पर मंथ का है, ये घट करके 3 से 4 हजार पर मंथ हो सकता है, यानी कि 1 से 2 हजार व्हीकल रिपोजेस करने की कमी आ सकती है। लेकिन इसके अलावा जो कलेक्शन एक्टिविटी, यानी कि जो पैसा कलेक्ट करते हैं या अपने बोरोवर से, वो इन्होंने बोला है कि व्हीकल फाइनेंस बिजनेस में आउटसोर्स नहीं करा हुआ है, ये सभी इनके एम्प्लॉय करते हैं, तो उस सेक्शन में कोई भी इनके बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि थोड़ा बहुत होगा, जिसका कि दबाव इनके शेयर पे भी देखा जा रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस में भरोसा है, क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस ने भी इसका जो प्राइस है 225 के आसपास दिया है, और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी 206 रुपए इसका एवरेज प्राइस होता है, हायर साइड पे 255 और लोअर साइड पे 150 के आसपास। तो जो आज इसका शेयर है 200 से नीचे आ गया है। तो मे बी जब थोड़ा बहुत ये सेटल होता है, और अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, तो आप इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस न्यूज के बेसिस पे और थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। हालांकि ये अगर ऐसे कुछ और इंसिडेंट सामने आते हैं, तो दूसरी एनबीएफसी कंपनी पे भी सिमिलर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जा सकती हैं, जो कि ओवरऑल सेक्टर के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।